हेलो बेटा। हम लोग ये कुलोम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। आज लेक्चर 8 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्म देखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम लोग ये जानते हैं कि जो कुलोम्ब्स लॉ है फोर्स के बारे में बताता है कि जो चार्जेज है दे कैन एक्सर्ट ए फोर्स, आइदर रिपल्सन्स और अट्रैक्शंस फोर्स। तो यदि कोई फोर्स लगाता है तो उसके पास में एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। तो जो पिछला हम लोगों ने लेक्चर था कुलोम्ब्स लॉ का, उसमें सिर्फ फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किया था। उसके फोर्सेस की डायरेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम लोग उनकी डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो डेफिनेशंस है वो आप लोग पहले जानते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके, हम लोग जो है डायरेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशंस हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया था कि एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के जो था यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, कूलम्ब्स कांस्टेंट था या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो चार्जेस मान लेते हैं, चार्ज नंबर Q1 एंड चार्ज नंबर Q2। कूलम्ब्स ये कहता है कि जो फोर्स लगता है वो दो चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग के बीच में लगता है। मतलब कि दो चार्जेस होंगे, उन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी तभी वो फोर्स अप्लाई हो पाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन जो है वो बना ली है। ये लाइन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अभी जो लाइन है इस पे दो तीन चीज़ें आप ध्यान से समझिए। पहली ये कि हम लोगों को यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर बताना है जो पॉइंट कर रहा होगा किधर से किधर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक यूनिट वेक्टर हमारे पास में R21। तो यहाँ पे R21 जो है ये पॉइंट कर रहा है 2 की तरफ, और कहाँ से, 1 की तरफ से। तो जब आप लोग यूनिट वेक्टर बनाते हो तो आप दो चीज़ें समझिए, पहले आएगा 2, बाद में आएगा फ्रॉम, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है बाद में। तो अभी इनिशियली समझते चलिए, पहले आएगा 2, बाद में आएगा फ्रॉम। तो पॉइंटिंग 2 की तरफ किससे, 1 से। यदि हम लोग इधर बनाएंगे तो आ जाएगा पॉइंटिंग 1 की तरफ से 2 से। ठीक है, तो जब इधर से इधर बनाएंगे तो पॉइंटिंग 2 की तरफ कहाँ से, 1 से, और जब इधर से इधर बनाएंगे तो पॉइंटिंग 1 से 1 की तरफ 2 से। ठीक है, ओके। अगली चीज़, हम लोग जानते हैं कि दोनों चार्ज जो है वो सेम सेम चार्जेज, उन दोनों के बीच में रिपल्सन्स का फोर्स काम करेगा। तो जो Q1 नाम का चार्ज वो रिपल्सन फोर्स लगाएगा Q2 नाम के चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लग रहा है 2 के ऊपर, किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा। तो यहाँ पे चलेगा ऑन एंड बाय, तो फोर्स ऑन 2 बाई 1। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 बाई 2। ठीक है, फोर्स ऑन 1 बाई 2 इस चार्ज के लिए। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना, टू एंड फ्रॉम एंड ऑन एंड बाय, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। ओके, क्योंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है पॉइंटिंग डायरेक्शन बना दी, हमने यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन बना दी कि कौन से फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है। तो ये जो डायरेक्शन है इनको अभी हम लोग जो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आया था इस एक्सप्रेशन के अंदर लिख लेते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फोर्स ऑन 2 के, और फोर्स ऑन 2 बाई 1 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग 2 बाई 1, मतलब पॉइंटिंग 2 फ्रॉम 1, मतलब 2 के ऊपर पॉइंटिंग हो रही है, किसकी तरफ से हो रहा है, 1 की तरफ से। सिमिलरली जो दूसरा फोर्स हमारे पास में फोर्स ऑन 1 बाई 2, तो 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो पॉइंटिंग हो रही है 1 की तरफ से फ्रॉम 2 की तरफ से। ठीक है, ये चीज़ें समझिए। मतलब यहाँ पे जो है वो यहीं पे आएगा, और यहाँ पे जो है वो भी यहाँ पे एज इट इज सेम आएगा। कुछ बुक्स वाले जो है इसको अपोजिट लिख सकते हैं, लेकिन बाद में ले जाके वो माइनस का साइन लगाएंगे और फिर से वही चीज़ लिख देंगे। जैसे कि बुक्स वाले लिखेंगे R21 जो है अपोजिट है माइनस का R12। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो पॉइंटिंग डायरेक्शन है R21 वो अपोजिट है पॉइंटिंग डायरेक्शन ऑफ 1 2 से। ठीक है, जैसे कि R12 जो है वो इधर लग रहा है और R21 जो है वो इधर लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि R12 जो है वो अपोजिट है R21 के। वही चीज़ यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो जो मैग्नीट्यूड F21 का है वही मैग्नीट्यूड किसका है, F12 का। लेकिन F12 और F21 में दोनों में एक डिफरेंस है कि R21 और R12 क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में। तो जो दोनों के जो फोर्सेज है वो भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शंस में। क्योंकि जो R21 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
R21 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ R12, या जो R12 है उसको लिख सकता हूँ मैं माइनस ऑफ R21। तो यदि यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूँ और यहाँ पे R21 कर दूँ, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, लेकिन दोनों दोनों अपोजिट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? जैसे कि R12 है, इसकी जगह पे मैं पुट कर देता हूँ R21, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो दोनों के दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम आ जाएगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन में क्या रहेगा, माइनस का डिफरेंस रहेगा। मतलब कि दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। तो F12 इज अपोजिट ऑफ F21। तो द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट थिंग, 11th क्लास में आप लोगों ने कुछ वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। तो यूनिट वेक्टर ये कहता है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो फुल वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो फुल वेक्टर आ जाएगा हमारे पास में आर यूनिट वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ ए आर। मॉडुलस का मतलब ये होता है जब हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर मॉडुलस लगा देते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी जो है उसकी डायरेक्शन हट जाती है और उसके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता है, मतलब वो एक स्केलर क्वांटिटी बच जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे कि R21 की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा R21 डिवाइडेड बाई R21। तो हम लोगों ने यहाँ से उठा की वैल्यू जो इसके अंदर पुट कर दी F21 की, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और R21 जो है तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया और ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, तो R21 की जगह हम लोग रख सकते हैं तो R21 अपॉन R। सिमिलरली 12 के लिए रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q12 अपॉन R स्क्वायर। R12 के लिए आ जाएगा फुल वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई R। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिमिलरली इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास में, आर स्क्वायर इंटू में आर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में आर क्यूब। ओके, तो वही हम लोगों ने किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ऐसा आ गया। इसी चीज़ को जो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दोनों चीज़ें एक ही है। क्यों लिख सकता हूँ, तो देखिए बेटा यहाँ पे कि ये जो चीज़ इंडिकेट करती है कि एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है, लेकिन ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि ये आर जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे जो है हम मॉडुलस लगा के ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि एक्चुअली में आर एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इस केस में हम उसका एज ए मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इंडिकेट करती है कि एक स्केलर क्वांटिटी है ये मैग्नीट्यूड, लेकिन यही रूप इसका ये इंडिकेट करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी और यहाँ पे हम लोगों ने उसका मॉडुलस लगा दिया, तो अब ये एक स्केलर क्वांटिटी जिसका हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली दोनों चीज़ देखिए, ये भी मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करती है, ये भी मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करती है, लेकिन ये नहीं बताती ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये बताती है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन अभी उसका हम लोग मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। तो कन्वेंस के हिसाब से हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, बाकी अप्रोप्राइट ये है, दोनों लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इसमें कर सकते हैं वही चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे की है। ठीक है, ओके। अगला देखिए, अब तक हमारे जो दोनों के दोनों जो चार्जेस थे वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं थे, मतलब वो हम लोग किसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग नहीं थे। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो दो चार्जेस हैं वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमने माना कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक चार्ज है मान लीजिए Q1, जिसकी यह इस पॉइंट से मतलब ओरिजिन से जिसका जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास में, ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस है वो हमारे पास में है R1। ठीक है, दूसरा ये समझिए कि हमारे पास में एक दूसरा चार्ज है, दूसरा ये समझिए कि हमारे पास एक दूसरा चार्ज है, चार्ज नंबर Q2, जो कि इस ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस है हमारे पास में R2। ओके, अब R1 जो है पोजीशन है Q1 की इस पॉइंट से, R2 जो है पोजीशन है Q2 की इस पॉइंट से। समझ में आई तीन चीज़? ओके, आगे अब हम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों के दोनों जो चार्जेस है इनके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों के दोनों हम लोगों ने +1 और +Q2 माना, दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा। लेकिन दोनों के ऊपर फोर्स लगने के लिए कूलम्ब्स ने ये कहा है
कि जो फोर्स है वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेज लगता है। तो लाइन ज्वाइनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में हम लोगों ने एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर दी है, ठीक है। अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके हम लोगों के एक यूनिट वेक्टर बताना पड़ेगा, किधर से किधर लाइन ज्वाइन की है। तो यदि हम लोग इधर से इधर इंडिकेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में R21, मतलब कि पॉइंटिंग हो रहा है 2 की तरफ और किसके द्वारा हो रहा है 1 की तरफ, जो चीज़ हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखी थी, ठीक है। तो ये जो R21 है इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि R1 कितना है, हम लोग ये जानते हैं R2 कितना है, हम लोग ये जानते हैं Q1 कितना है, Q2 कितना है, लेकिन R21 के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ के आए 11th क्लास में, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वो ये कहता है कि किसी भी दो साइड का सम जो तीसरी को देता है, ठीक है, तीसरे में रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे R1 प्लस इस साइड प्लस ये साइड, मतलब R1 प्लस ये साइड R21 विच विल गिव द रिजल्ट ऑफ थर्ड वन। तो यहाँ से लिख सकते हैं R1 प्लस का R21 इज इक्वल टू R2। R21 की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में R2 माइनस का R1। सिमिलरली हम लोग यहाँ से R12 की वैल्यू निकालेंगे जो इसके अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, ठीक है, इधर होगा R12, तो वो आ जाएगा हमारे पास में R1 माइनस का R2। तो R21 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, R12 की वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो ये वैल्यू जो है R21 की यहाँ पे पुट करेंगे, R12 की यहाँ पे पुट करेंगे, R21 की यहाँ पे पुट करेंगे, R12 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। कौन कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू उठा के हम लोगों ने उसके अंदर पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास में फॉर्मेट इस तरीके से आ रहा है। बच्चों एक चीज़ समझिए कि जब आप कुलोम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये फॉर्मेट भी पढ़ना ज़रूरी है, और आपको ये वाला जो फॉर्मेट था ये भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट जो आप लोगों को यूज होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग समझिए कि मान लीजिए मेरे पास में एक चार्ज है Q1 और उस चार्ज के ऊपर एक दूसरा चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है Q2, उसी चार्ज के ऊपर एक तीसरा चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है Q3, उसी चार्ज के ऊपर एक चौथा चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है Q4। तो यहाँ पे जो चार्जेज है Q1 और Q2, ठीक है, तो मान लीजिए Q1 जो है वो +1 चार्ज है और Q2 जो है वो +Q2 चार्ज है। तो दोनों के दोनों चार्जेज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अरे नीचे जा, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि सेम चार्जेज आर रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे मान लीजिए Q1 और Q2 जो चार्ज हैं तो दोनों में रिपल्सन होगा, तो Q1 रिपेल कर रहा होगा Q2 को, ठीक है। उसी प्रकार से Q1 के साथ में इंट्रैक्शन है किसका, Q3 का। तो जो Q1 है वो मान लीजिए Q3 माइनस का चार्ज, Q3 जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, Q1 जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होगा Q3 को। मान लीजिए यहाँ पे Q4 चार्ज है, ठीक है। तो Q1 चार्ज है वो प्लस का Q4 चार्ज है, तो Q4 चार्ज को क्या कर रहा होगा, रिपल्सन कर रहा होगा। तो बेटा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि एक चार्ज, ठीक है, जो कि अलग अलग चार्ज के साथ में जुड़ रहा है, तो जब एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के साथ इंट्रैक्शन करता है तो उससे उस चार्ज के ऊपर लगने वाले जितने भी चार्जेस उससे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए, यदि ये चार्ज Q2 चार्ज को रिपल्सन कर रहा है तो उससे इसके Q3 के अट्रैक्ट करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि ये चार्ज Q3 को अट्रैक्ट कर रहा है, Q2 को रिपेल कर रहा है, तो इसके कारण जो Q4 चार्ज है तो Q4 के रिपल्सन करने की जो पावर होगी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक चार्ज जो है वो इस तरीके से जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। एक चार्ज जो है अपने चारों तरफ ही 4 पाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो एक पाई ये बनता था, एक पाई इसके ऊपर बनता था, एक पाई इसके नीचे बनता था और एक पाई इसके इधर बनता था। तो एक चार्ज जो 4 पाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो 4 पाई इलेक्ट्रिक फील्ड में से एक रस्सी उसकी ये गई, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी ये गई, उसने किसको संभाला होगा, Q2 को। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी ये गई, जिसने किसको संभाला होगा, Q3 को, ठीक है। इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये गई जिसने संभाला Q5 को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये लाइन ये गई जिसने संभाला Q6 को, Q7 को, Q8 को। तो जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन करती है तो उसका बाकी किसी चार्ज के साथ में क्या चल रहा है, क्या इंटरेक्शन हो रहा है, देयर इज नो इफेक्ट एज सच, ठीक है।
तो जब Q1 Q3 के साथ इंट्रैक्शन कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, तो उस अट्रैक्शन का Q1 और Q2 के रिपल्सन से कोई लेना देना नहीं है। जब Q1 रिपल्सन कर रहा है Q2 को, तो Q1 का Q4 के रिपल्सन से Q1 और Q2 के रिपल्सन जो हो रहा है, तो जब Q1 Q2 को रिपल्सन कर रहा है तो Q1 का Q4 के रिपल्सन से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस। जब हम लोग दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दो चार्जेस ये हो गए Q1 Q3, दो चार्जेस ये हो गए Q1 Q2, दो चार्जेस ये हो गए Q1 Q4, दो चार्जेस ये हो गए Q1 Q3, दो चार्जेस ये हो गए Q1 Q8। ठीक है, तो जब दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उसके कारण जो दूसरे चार्जेस हैं उनका उस चार्ज के ऊपर प्रेजेंस होना ना होना, देयर इज नो इफेक्ट। ठीक है, उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी कंसेप्ट के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। तब तक के लिए पढ़िए, और कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक कंसेप्ट को फिर से समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।